सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 11th का हम लोग विषय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स लेकर आ रहे हैं। और चलिए जानते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग कंटेंट में देखेंगे। इसका कंटेंट्स में जो है भाग आ में यानी पार्ट आ में जो है अर्थशास्त्र के लिए हम लोग सांख्यिकी देखेंगे। और सांख्यिकी का आज हम लोग जो है परिचय चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पार्ट बी में जो है बच्चों, पार्ट बी में जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो स्टैटिक्स से शुरुआत करने वाले हैं, यानी सांख्यिकी से शुरुआत करने वाले हैं, परिचय चैप्टर। और इससे पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स को जो बच्चों दो पार्ट में जो है बांट करके पढ़ना है। पहला पार्ट जो है स्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है पढ़ना हम लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। और स्टैटिक्स को हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इससे पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिक्स का फादर कौन है, यानी हु इज फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो गॉडफ्राइड आकेनवाल वाला है। कौन है? गॉडफ्राइड आकेनवाल। और ये इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। कौन? तो कौटिल्य, ठीक है। इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बच्चों कौटिल्य की बात करें तो उन्होंने जो है प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की रचना की, जो शासन, कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक व्यापक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। चलिए जानते हैं, ये तो हम लोग जो है 11th में पढ़ने वाले हैं। 11th में दो बुक आप पढ़ेंगे, एक स्टैटिक्स पढ़ेंगे और एक जो है इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो 12th में क्या पढ़ेंगे वो भी जान लीजिए। 12th में जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। दो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये हम लोग जो है 12th में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है ना। तो वो है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर जो बच्चे इकोनॉमिक्स रखे हैं या फिर ज्योग्राफी रखे हैं तो उनके लिए जो है ये जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। चलिए अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में कौन बांटा था? तो रैगनर फ्रीस ने बांटा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रैगनर फ्रीस के द्वारा जो है इकोनॉमिक्स को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए जो है रैगनर फ्रीस ने जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा। वो भी कौन सा इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? 12th वाला इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो 12th वाला इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में सरल, सहज और समझने के लिए जो है रैगनर फ्रीस ने दो पार्ट में बांटा। पहला पार्ट का नाम है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये तो हमको पता है कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में कौन बांटा, तो रैगनर फ्रीस के द्वारा जो है दो पार्ट में बांटा गया। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, ये जो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? तो ये रैगनर फ्रीस ही है। कौन है? रैगनर फ्रीस। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो रैगनर फ्रीस है। लेकिन अगर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जो हैं वो है जॉन मेनार्ड किन्स। ये याद रखना है, जॉन मेनार्ड किन्स को जो है मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। इतना सा याद हो गया। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग मैक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो माइक्रो शब्द जो है बच्चों ये ग्रीक भाषा की माइक्रोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो मैक्रोस से लिया गया है, MICROS से लिया गया है, ठीक है ना। और माइक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और मैक्रो भी जो है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से ही लिया गया है, ठीक है। और रैगनर फ्रीस जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में जो बांटा, वो कब बांटा था?
तो 1933 ईस्वी में जो है वो बांटे थे। याद रखना है कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में माइक्रो और मैक्रो कब बांटा गया, रेगनर फ्रीस के द्वारा 1933 ईस्वी में बांटा गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कंटेंट में यहाँ पर देखने वाले थे कि कंटेंट में जो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज परिचय, इसीलिए जो है पूरा डिटेल आपको इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का पिता कौन है। इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने जो है 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक की किताब लिखा था। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक जो है किताब लिखा था, तो इसलिए इसको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग परिचय में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, पहले हम लोगों को पढ़ना है अर्थशास्त्र की अवधारणाएं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो बच्चों अर्थशास्त्र एक व्यक्ति विशेष तथा समाज एवं राष्ट्र की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग है धन संबंधी विचारधारा कौन दिया, कल्याण संबंधी विचारधारा कौन दिया, दुर्लभता संबंधी विचारधारा कौन दिया, विकास संबंधी विचारधारा कौन दिया। ठीक है ना, साथ ही हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, वह आदर्शवादी है या यथार्थवादी है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। ये आगे आपका यहाँ से शुरुआत है। तो यहाँ बोले किसी भी विषय की व्याख्या वास्तव में वह विषय क्या है इसकी विवेचना से करनी चाहिए, है ना, अर्थात विषय को परिभाषित करना आवश्यक होता है। यानी अगर हम अपने विषय वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं तब तक पढ़ने में हमारी रुचि जो है, हमारा जो इंटरेस्ट है नहीं होगा। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो बोला कि इस अध्याय में हम सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा को करेंगे यानी परिभाषित करेंगे। तो अर्थशास्त्र एक व्यक्ति विशेष यानी एक व्यक्ति विशेष तथा समाज एवं राष्ट्र की सभी आर्थिक क्रिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है बच्चों, वैसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वैसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया को भी जो है अगर हम लोग अर्थशास्त्र को परिभाषित करना चाहेंगे तो आर्थिक क्रिया को 5 भागों में बांटकर जो है परंपरागत इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता था। हम लोग परंपरागत यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में जो एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स लिखा था उसको हम लोग 5 जो है भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों जिसका नाम है उत्पादन। पहला भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग परंपरागत इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ वाला अगर हम लोग पढ़ना चाहें अर्थशास्त्र के अंदर उत्पादन क्या है, तो उत्पादन के अगर हम लोग जिक्र करें तो किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। बोल रहा है किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, अर्थात जैसे नदी में बालू है तो बालू को अगर हम शहर तक बिल्डिंग बनाने हेतु अगर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य में क्या हो जाता है वृद्धि। जब तक नदी में रहता है नदी का बालू का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको शहर तक पहुंचाया जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसको हम उत्पादन कहेंगे। ठीक है, या फिर कोई कारपेंटर के द्वारा पेड़ को काट करके अगर फर्नीचर बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम लोग उत्पादन कहेंगे। ठीक है ना, अब उत्पादन का जो है 2 तकनीक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। उत्पादन का 2 तकनीक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये इसको जानना है। अगर आप अर्थशास्त्र की परिभाषा करेंगे, हालांकि यहाँ अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बोला सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अध्याय में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा करेंगे। तो अभी हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेकर एक व्यक्ति विशेष तथा समाज एवं राष्ट्र के सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक क्रिया में जो है परंपरागत अर्थशास्त्र के अनुसार 5 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहले उत्पादन, तो उत्पादन जो है किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन या मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, ये उत्पादन के 2 तकनीक का हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं बच्चों, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कोई भी काम को यदि श्रम या मजदूर के द्वारा किया जाता है तो उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। जब कोई काम को अगर हम मशीन के द्वारा कराते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के द्वारा अगर उत्पादन करते हैं तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्पादन की जो है मुख्य 3 क्रियाएं होती हैं। उत्पादन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, उत्पादन के जो है उत्पादन के जो है वो मुख्य 3 क्रियाएं हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी की बात करें या फिर टर्टियरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। अभी उत्पादन में बच्चों सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में जो है लोग इन्वॉल्व है, 45% जो है लोग जो है प्राइमरी क्षेत्र में लगे हुए हैं, और सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो 28% लोग जो हैं
सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रियाएं में काम करते हैं, और टर्टियरी यानी तृतीय क्षेत्र या तृतीय क्रियाएं में जो है 27%, कितना परसेंट, 27% लोग जो है काम करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि बताइए प्राइमरी सेक्टर में या प्राथमिक क्रियाएं में कितने लोग जो है इन्वॉल्व है या इंगित है, तो 45%, ठीक है। और अगर द्वितीय क्रिया की बात करेगा तो 28%, और तृतीय क्रिया की बात करें तो 27%। अब अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर उत्पादन का जो है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा भी किया जाता है, सेकेंडरी के द्वारा भी किया जाता है, और टर्टियरी के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि जो है उत्पादन के हम लोग दो तकनीक पढ़ के आ रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है ना। तो उत्पादन के दो तकनीक तो पढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन जो है 3 तरीके से होता है, वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी में कितना इन्वॉल्व है, टर्टियरी में कितना इन्वॉल्व है, आप सभी को पता है। अब हम लोग देखना है कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। तो सबसे पहला काम है कृषि, सबसे पहला कृषि लोग काम करता है। उसके बाद पशुपालन करता है, खनन करता है, उत्खनन करता है, वानिकी से रिलेटेड है या बागवानी से रिलेटेड है, सब जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो लोग कृषि में इन्वॉल्व है, पशुपालन में है, खनन में है, उत्खनन में है, वानिकी में, सब प्राइमरी में आएगा। अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें बच्चों, तो सेकेंडरी में जो है निर्माण का काम करता है लोग, ठीक है। निर्माण का काम में क्या क्या आता है, तो सड़क निर्माण में आता है, पुल बनाता है, भवन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना, निर्माण। दूसरा इसमें आता है बी निर्माण। अब बी निर्माण का मतलब है कि कोई प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को वो क्या करता है, रूप और आकार में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग विनिर्माण कहते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि गेहूं से आटा बनाने की जो क्रिया है उसको हम लोग विनिर्माण कहते हैं, या फिर कहते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। या फिर धान से हम लोग चावल का निर्माण करते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग। गन्ना से जो है हम लोग जो है चीनी बनाते हैं, वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग टर्टियरी सेक्टर में कौन कौन सा काम आता है, तो ये जो है सेवाएं यानी सर्विस, बैंकिंग, यातायात, व्यापार, बाजार, जितना भी है सब टर्टियरी सेक्टर में आता है। तो ये उत्पादन जो है, उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि उत्पादन के 2 तकनीक है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब कोई काम को श्रम के द्वारा, मजदूर के द्वारा किया जाता है तो उसको लेबर इंटेंसिव कहते हैं, और जब कोई काम को हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं, जेसीबी के द्वारा करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग जो है अगर हम लोग आर्थिक क्रिया की बात करें तो दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दूसरी क्रिया का नाम है उपभोग। हम लोग दूसरा में क्या पढ़ने वाले हैं, उपभोग, ठीक है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप नहीं जानते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं परिचय चैप्टर में यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो फिर आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उपभोग को हम लोग बोलते हैं कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब कंजप्शन जो है, उपभोग वैसा आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने हेतु उपयोग करता है, उसे उपभोग कहते हैं। क्या बोल रहा है कि उपभोग वैसा आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने हेतु उपयोग करता है। अच्छा, उपभोग जो है बच्चों, ये 3 तरीके से होता है। एक होता है ड्यूरेबल, बात समझिए, ड्यूरेबल के मतलब होता है दीर्घ काल के लिए, और एक होता है सेमी ड्यूरेबल, यानी कुछ दिन चलेगा उसके बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ये कहिए, इसको बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल। एक होता है नॉन ड्यूरेबल, एकदम नहीं चलेगा, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग ड्यूरेबल की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सेमी ड्यूरेबल के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नॉन ड्यूरेबल के बारे में जानेंगे। ड्यूरेबल मतलब है कि दीर्घकालीन हेतु जब हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि का लैंड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एकदम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये समाप्त होने वाला चीज नहीं है, तो इसको ड्यूरेबल बोलेंगे। जैसे भवन बनाते हैं तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन तक लंबा चलता है भवन, ठीक है ना। अच्छा, मशीन की बात करते हैं तो मशीन का भी लंबे समय तक हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, तो ये सब ड्यूरेबल आएगा। अगर हम लोग सेमी ड्यूरेबल की बात करें बच्चों, सेमी ड्यूरेबल में जो है वो आपका आ जाएगा फर्नीचर, क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्लोथ वगैरह आ जाएगा, जो है कि कुछ दिन चलेगा उसके बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगेगा, टूट जाएगा, उसको हम लोग सेमी ड्यूरेबल के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो नॉन ड्यूरेबल में है बच्चों कि जैसे दूध से बना हुआ चीजें जो है ना, जो मान लिया जाए बर्फ, आइसक्रीम है, साग सब्जी है, ये सप्ताह भर चलता है और वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल कहेंगे, ठीक है। तो तीनों के बारे में, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बारे में आप जान चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है निवेश। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है निवेश, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश व आर्थिक क्रिया जिसमें उपभोक्ता अपने परिसंपत्तियों को या पूंजी को पूंजीगत वस्तु पर भविष्य में लाभ हेतु खर्च करते हैं, उसे निवेश कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई उपभोक्ता क्या करता है, वो लैंड खरीदता है, लैंड खरीदता है, तो ये भविष्य में आपको क्या देने वाला है? प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है ना। कोई भी रियल एस्टेट में जो काम करता है, जो लैंड को खरीदता है, बेचता है, तो कहने का मतलब वो एक बार लैंड को खरीदेगा, कुछ साल उपरांत जब ये उसको बेचता है तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो वैसे में जो उपभोक्ता खर्च करता है उसको हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट या निवेश कहा जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर कोई जमा करता है तो वहां भी प्रॉफिट क्या था? कोई मशीन खरीद लेता है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति क्या खरीदता है, मशीन खरीदता है, तो वो अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं जो है दूसरे के काम में जहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना, तो उसको वहां पर क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है, उसको मशीन के बदले भाड़ा मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है? प्रॉफिट है। तो ऐसी चीज पर खर्च करना जो भविष्य में आपको प्रॉफिट दे उसको निवेश कहा जाता है। चलिए, अब निवेश जो है बच्चों, जो निवेश है वो निवेश जो है दो प्रकार का होता है। निवेश जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेरित निवेश, एक होता है प्रेरित प्रेरित निवेश, ठीक है। और एक जो निवेश है उसको बोला जाता है स्वायत्त, स्वायत्त निवेश, ठीक है ना। अब प्रेरित निवेश में क्या है कि मान लीजिए इधर इनकम है ना, इधर हम इनकम को दिखा रहे हैं, इनकम को दिखा रहे हैं, और इधर जो है हम निवेश को दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाता है, उसको प्रेरित निवेश कहा जाता है। जैसे जैसे उपभोक्ता का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा? निवेश का लेवल भी वो क्या करेगा? वो बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। दूसरा निवेश क्या है कि आय का लेवल चाहे जो भी हो, यानी अगर वो 10,000 कमाता हो, चाहे 20,000 कमाता हो, चाहे 30,000 कमाता हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है कि नियत तरीके से अगर महीने में 2,000 जमा करता है, इन्वेस्टमेंट प्रत्येक महीना क्या करता है? 2,000 करता है, चाहे उस वक्त उसका 10,000 रहता है तब भी वो 2,000 ही कर रहा होता है, जब 20,000 हो जाता है तब भी वो 2,000 ही करता है, जब 30,000 हो जाता है तब भी वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना जमा करता है? तो 2,000 रुपया ही करता है। तो इस तरह के निवेश को जो है स्वायत्त निवेश कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते चला जाता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट को वैसे वैसे बढ़ाते चला जाता है, तो इसको प्रेरित निवेश कहा जाता है। अगर हम लोग प्रेरित निवेश की बात करें तो ये निजी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर? निजी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि स्वायत्त जो है वो सरकारी या कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है ना। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि स्वायत्त निवेश किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और प्रेरित निवेश किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो देखने वाले हैं बच्चों, वो देखने वाले हैं, चौथा में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विनिमय। क्या पढ़ने वाले हैं? विनिमय, ठीक है। विनिमय क्या है? यानी इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज, ठीक है ना। तो विनिमय वैसा आर्थिक क्रिया है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की क्रय विक्रय हेतु मुद्रा का लेन देन करता हो तो उसे विनिमय कहा जाता है। मान लिया जाए कि अगर हम एक बिस्किट खरीदते हैं, क्या खरीद रहे हैं? तो बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कितना का है? 5 रुपये। तो 5 रुपया हम किसको दिए? दुकानदार को दिए, तब हमको क्या मिला? बिस्किट मिला। तो कहीं ना कहीं बिस्किट के बदले हम क्या दे रहे हैं? 5 रुपया दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, बोलते हैं विनिमय बोलते हैं। तो अगर हम बिस्किट के बदले 5 रुपया दे रहे हैं तो इसको जो है मनी सिस्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मनी सिस्टम, मनी सिस्टम कहा जाता है, यानी मुद्रा प्रणाली कहा जाता है या मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे चीज की बात करें, जैसे वस्तु के बदले वस्तु, जैसे मान लिया जाए एक गाय के बदले, एक गाय के बदले अगर मान लिया जाए कि हम 2 बोरा चावल दे दें, यानी 100 केजी क्या दे दें? 100 केजी अगर हम चावल दे देते हैं, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, वस्तु विनिमय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय के नाम से, विनिमय के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। वस्तु के बदले वस्तु जब दी जाती थी तो उसको वस्तु विनिमय। और जब अभी हम बात करें कि एक बिस्किट की बात करते हैं, एक बिस्किट का, एक बिस्किट में जो है हमको कितना देना पड़ रहा है? 5 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मनी सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और एक गाय के बदले अगर 100 केजी चावल दिया जा रहा है तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपका मनी सिस्टम अर्थात मुद्रा विनिमय का प्रचलन है, ठीक है। पांचवा कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, तो वो पढ़ने वाले हम लोग वितरण। क्या पढ़ने वाले हैं? वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बोले कि उत्पादन द्वारा अर्जित आय को उत्पादन के साधनों पर जो है भुगतान किया जाता है, उसको वितरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपनी है
और कंपनी महीना में जो है 5 करोड़ कमाता है, मंथली उसका इनकम कितना है, 5 करोड़ जो है कमाता है। जैसे टाटा, टाटा एक कंपनी है, ठीक है, उद्योग है, टाटा क्या है, एक उद्योग है, वो मंथली जो है 5 करोड़ कमाता है मान लीजिए। अब वो क्या करेगा कि वो जो लैंड लिया है, भूमि लिया है, उस पर जो है वो क्या करता है, वो किराया देता है या उसको खरीदने में जो पैसा लगा है, उसके बाद क्या करता है कि जो कैपिटल वो लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, ठीक है ना, पूंजी लगा रहा है, तो पूंजी के बदले वो ब्याज देता है। उसके बाद क्या है कि वहां पर जो है टाटा उद्योग में क्या कर रहा है कि लेबर लोग काम करता है, मजदूर काम कर रहा है, उसको मजदूरी देगा, क्या देगा, मजदूरी के रूप में। और जो उद्यमी है, जो मालिक है टाटा का, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा, उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी को वितरण कहा जाता है। बोल रहा है कि उत्पादन द्वारा, जो टाटा उत्पादन करता है अपना प्रोडक्ट और उसको बेचने से अर्जित आय को उत्पादन के साधनों पर, तो उत्पादन के 5 साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी होता है। तो क्या है कि उत्पादन के साधनों पर वो क्या करता है, भुगतान करता है, पेमेंट करता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वितरण कहेंगे। अब भूमि के बदले किराया दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, श्रम के बदले मजदूरी दी जाती है, उद्यमी खुद लाभ ले लेता है। तो इस तरह के वितरण, इस तरह के भुगतान को ही वितरण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र की अवधारणा में। यहाँ बोल रहा है कि अर्थशास्त्र विकास के चरण है, विकास के जो है 4 चरण है, चारों को हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं बोलता है कि सामान्य अर्थों में अर्थशास्त्र एक व्यक्ति विशेष तथा समाज एवं राष्ट्र की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अभी हम लोग आर्थिक क्रियाओं के 5 कॉन्सेप्ट देख करके आ रहे हैं। उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, उपभोग को देख के आ रहे हैं, निवेश को देख के आ रहे हैं, है ना, और विनिमय को देख कर के आ रहे हैं, विनिमय, वितरण, ठीक है, वितरण को देख कर आ रहे हैं। तो ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण का अध्ययन है, ठीक है। सामान्य अर्थों में अर्थशास्त्र एक व्यक्ति विशेष तथा समाज, राष्ट्र के सभी आर्थिक क्रिया, चाहे एक व्यक्ति हो वो भी उत्पादन करता है, चाहे समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हो वो भी उत्पादन करता है, वो भी उपभोग करता है, वो भी निवेश करता है, वो भी विनिमय करता है, वो भी वितरण करता है, और राष्ट्र भी वही काम करता है, उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय वितरण का, ठीक है। इसी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन जो है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब यहाँ कहता है कि एक के रूप में अर्थशास्त्र का विकास निम्न में हुआ है, या अर्थशास्त्र के विभिन्न शाखाओं को निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है धन संबंधी विचारधारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धन संबंधी विचारधारा कौन दिया है, एडम स्मिथ दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि धन संबंधी विचारधारा, प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय धन तथा धन संबंधी क्रियाएं। पहले और आज भी अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो वहां उत्पादन, तो उत्पादन करने का मतलब क्या है, उत्पादित वस्तुओं को बेच करके वो धन प्राप्त करेगा। या फिर अगर उपभोग के लिए हम अगर आटा खरीदते हैं तो आटा के बदले हमको पैसा देना होता है, तो दुकानदार को क्या मिल रहा है, वहां पर धन मिल रहा है। जितना भी क्रिया, चाहे अगर हम लोग निवेश की बात करें तो लाभ यानी पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ बोलता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय धन तथा धन संबंधी क्रियाएं हैं। इन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ मेन यही हीरो है, एडम स्मिथ, ठीक है ना, जेबीसी, उसके बाद जो है यहाँ पर नासू विलियम सीनियर, वाकर, जे.एस. मील प्रमुख हैं, यानी धन संबंधी विचारधारा के समर्थक है ये। लेकिन जनक कौन है, एडम स्मिथ, बाकी सब समर्थक हैं। किसका, धन संबंधी विचारधारा या वेल्थ कॉन्सेप्ट का ये सब जो है समर्थक हैं, ठीक है। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पूछेगा, ये तो हर हाल में जो है हर परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कौन है, एडम स्मिथ है, ठीक है। ये इन्होंने जो है 1776 में एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम है एन इंक्वायरी, क्या नाम है किताब का, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इसको द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक। और इस पुस्तक में जो डिफिनेशन दी गई थी वो डिफिनेशन दी गई थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ जो डिफिनेशन दिए हैं, एडम स्मिथ द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक कब लिखा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, 1776 में जो है इन्होंने लिखा था। अच्छा ये परिभाषा क्या दे रहे हैं, बोले अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज करना है। यानी संपत्ति जो है, राष्ट्र यानी किसी देश की संपत्ति यानी उसका स्वभाव, प्रकृति की बात करें उसका स्वभाव और उसका खोज, कैसे जो है नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, है ना,
गरीबी कैसे दूर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट किया जाए, केंद्रीय समस्याओं को कैसे समाधान मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, कौन सा उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सारी प्रकृति की खोज जो है इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जाता है। अब बोला दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में केवल धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है वैसा काम जिसके करने से सिर्फ धन और उपार्जन हो, यानी सिर्फ पैसा कमाया जाए, पैसा को अर्जित किया जाए, वैसी क्रिया को ही शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र में केवल वैसा काम जिसके करने से धनोपार्जन हो, उसी से संबंधित क्रियाओं को जो है अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। अब आगे है एडम स्मिथ के अनुसार धन संबंधी क्रियाओं का अर्थ धन के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यहाँ देखिए एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ 3 चीज का ही जिक्र किया है, लेकिन आर्थिक क्रिया 5 है, जैसा कि मैंने बताया उत्पादन, उपभोग, निवेश और यहाँ एक विनिमय के बारे में लिखा हुआ है और वितरण, 5 है। ठीक है ना। और एडम स्मिथ का ही कॉन्सेप्ट है, हालांकि यहाँ जो है मिस किया हुआ है, 3 चीज का ही नाम लिखा हुआ है। धनोपार्जन करने के लिए 5 क्रियाएं से होकर गुजरना पड़ता है। बुराई की उत्पादन 1, विनिमय, वितरण, उपभोग। यहाँ उत्पादन ही जो है निवेश को गैप कर, बिना इन्वेस्टमेंट का कोई भी चीज प्रोडक्शन नहीं होता, ये भी जान लीजिए। बिना लैंड खरीदे, बिना मशीन खरीदे, बिना जो है रॉ मटेरियल को खरीदे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो है निवेश बहुत जो है आवश्यक पॉइंट है, निवेश के बारे में जानना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए जेबीसी क्या कहता है कि अर्थ वह विज्ञान है जो संपत्ति की विवेचना करता है, सिर्फ संपत्ति से रिलेटेड जो अध्ययन कराता है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? जेबीसी कह रहा है। ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए वाकर के अनुसार क्या कहता है कि वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा जिनका संबंध धन से, सीधा सीधी सब धन बोल रहा है, कोई संपत्ति के नाम से बोल रहा है तो कोई धन के नाम से बोल रहा है। एडम स्मिथ वाला में भी हम लोग धनोपार्जन देखें, ठीक है ना, जिसके लिए उत्पादन करना होता है, विनिमय करना होता है, वितरण करना होता है, साथ ही साथ निवेश भी करना होता है। तो चारों अर्थशास्त्री जो है धन के बारे में ही जिक्र किया है। ठीक है, ये था वेल्थ कॉन्सेप्ट, धन संबंधी विचारधारा। कौन दिया है? एडम स्मिथ। अब हम लोग दूसरा विचारधारा में चलते हैं। दूसरा विचारधारा है कल्याण संबंधी विचारधारा। देखिए वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिया है? तो मार्शल दिया है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि कल्याण संबंधी विचारधारा जो है कौन सी अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मार्शल के द्वारा किया गया। अर्थात यहाँ देखिए उनके समकक्ष अर्थशास्त्रियों ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को दोषों को दूर करने के लिए अर्थ कल्याण संबंधी विचारधारा जो प्राचीन काल में एडम स्मिथ या फिर यहाँ पर देख सकते हैं एडम स्मिथ के अलावे कौन कौन था? एडम स्मिथ के अलावे जो है यहाँ पर जेबीसी है, वाकर है, ये सारे का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ अर्थात धन संबंधी का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन मार्शल जो है इनका कटु आलोचना करते हुए दोष को दूर करने के लिए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अब बोला कि इनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, यानी अगर मानव का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता तो इतना पढ़ाई लिखाई या कह सकते हैं कि नैतिकता से रिलेटेड, अनुशासन से रिलेटेड, परवरिश से रिलेटेड इतना चीजें सिखाया ही नहीं जाता, सीधा सीधी पैसा कमाने के लिए सिखाया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मार्शल का कहना है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि संपत्ति स्वयं कोई साध्य नहीं है, ये सिर्फ साधन है। संपत्ति जो है जीने के लिए क्या है? साधन है या एक साध्य है। साध्य को साधन मात्र, यानी मेरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक साधन मात्र है। ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? तो मार्शल कह रहा है। ठीक है ना। बोल रहा है कि और यह साध्य है मानव कल्याण हेतु है, यानी मानव के जो है कल्याण के लिए जो है धन है, मानव के लिए सिर्फ साधन मात्र है। ठीक है ना। तो ज्यादा जो है मार्शल जो है धन को महत्व नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर जो है मानव को महत्व देता है। अब मार्शल डिफिनेशन में क्या कहता है? मार्शल ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मानव तथा मानवीय कल्याण को प्रमुख स्थान दिया। देखिए बोला धन को अपेक्षित कर दे रहा है, इस धन को इग्नोर कर दे रहा है। यहाँ पर जो है मानव और मानवीय कल्याण को जो है इंपोर्टेंस मार्शल दे रहा है। इस बात को ध्यान देना है कि जीने के लिए सिर्फ धन जरूरी नहीं, मानवता भी जरूरी है, ह्यूमैनिटी भी जरूरी है, वेलफेयर भी जरूरी है। ठीक है ना। अगर एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट अगर आज भी चलता रहता तो देखते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया के लेकर कितना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मार्शल ने कहीं ना कहीं जो है धन के कॉन्सेप्ट को रोका है ना, मानव को महत्व बताया कि अगर मानव है तो रुपया काम आएगा, नहीं तो कोई काम का नहीं। ठीक है। चलिए दूसरा परिभाषा क्या है? मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए जो है एक किताब लिखे हैं मार्शल, उनका किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम लोग एडम स्मिथ का किताब भी देखे थे, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो मार्शल का भी किताब कभी कभी पूछ देता है कि मार्शल ने जो है कब किताब लिखा है? तो 1890 में लिखे हैं। ये कब किताब लिखे थे? 1890 में लिखे हैं। और एडम स्मिथ 1776 में लिखे थे। ठीक है ना। ये सब याद रखना है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स है, तथ्य है, ये सब तथ्य से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये हो गया, कौन कौन सी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन, मार्शल ने किताब लिखा है, ठीक है। और इस किताब में परिभाषा क्या दी है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। बोला कि मानव कौन कौन सा कार्य करता है, इसका अध्ययन जो है कहाँ किया जाता है, अर्थशास्त्र में। तो मानव जो है कौन कौन क्रिया करता है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उत्पादन का क्रिया करता है, उत्पादन, ठीक है, उपभोग, उपभोग, उसके बाद विनिमय, विनिमय, उसके बाद क्या करता है, निवेश करता है, उसके बाद वितरण करता है, वितरण, ये सारे चीजों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ मार्शल भी कह रहा है अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन, तो मानव उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, उसका उत्पादन करने के बाद उपभोग भी करता है, विनिमय भी करता है, लेन देन जब करता है तो मुद्रा देना पड़ता है, उसके बाद वितरण करता है, जो भी कंपनी वाला उत्पादित करता है तो उत्पादन के साधनों में या उत्पत्ति के साधनों में क्या करता है, भुगतान करता है, और जो उद्यमी होता है, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो उस वस्तु पर निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इसी का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र में किया जाता है। और यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों की जांच करता है, यानी एक व्यक्ति भी देख रहे होंगे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश से जुड़ा हुआ होता है, और पूरा समाज भी और राष्ट्र भी यही काम में जुड़ा हुआ होता है। इसकी जांच कौन करता है, तो इकोनॉमिक्स करता है। जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग यानी उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है। बोल रहा है कि जिनका कल्याण के भौतिक साधन, अब भौतिक साधन क्या है, तो भौतिक साधन आपका रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, है ना, भवन, ये सारी चीजें हैं भौतिक साधन। अब बोल रहा है कि प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ, पैसा का यानी धन का संबंध किससे है, धन, धन से जो है अनेक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, घर, मकान, जितना भी आवश्यकता है सब की पूर्ति कौन करेगा, धन करेगा, ठीक है ना। इसलिए एडम स्मिथ ये आवश्यकता को महत्व नहीं दिया बल्कि धन को ही महत्व दे दिया, और आज के डेट में मॉडर्न युग में लोग भी धन का ही महत्व दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे है मार्शल के इस कल्याणवादी अर्थशास्त्र की अवधारणा का समर्थन देखिए, इसका भी समर्थन करने वाला है पीगू, कैनन, वेवरीज, जे.एन. केन, एली आदि जो है प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी मार्शल को समर्थन दिया। अब इससे पहले एडम स्मिथ को भी जो है समर्थन दिया था कि धन ही सबसे बड़ा चीज है। अब मार्शल जो है मानव को महत्व दिया, इसका भी समर्थन करने वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक करके डिफिनेशन देखेंगे, प्रोफेसर एसी पीगू के अनुसार क्या कहता है, हमारी परीक्षा का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस अंश तक सीमित रहता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंध स्थापित किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग को कल्याण भी करना होता है ना, तो पैसा देकर के कल्याण करते हैं, समय देकर कल्याण करते हैं, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कल्याण हम कैसे करते हैं, तो मुद्रा रूपी मापदंड से करते हैं। अब एडविन कैनन क्या कहता है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। मानव का जिस पर जो है स्वार्थ होता है, मानव का कल्याण से रिलेटेड होता है, मानव उसी पर जो है अपना समय इन्वेस्टमेंट करता है। ये कौन कह रहा है, एडविन कैनन कह रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार धन से अधिक मानव को महत्व दिया गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है कल्याण संबंधी विचारधारा में धन से ज्यादा जो है मानव को जो है महत्व दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा कौन दिया है, तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो है प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स दिया है ना। अब दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, दुर्लभता का मतलब होता है आवश्यकता की तुलना में जब साधन कम होता है तो उसको दुर्लभ कहा जाता है, स्कैर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनके अनुसार अर्थशास्त्र सीमित साधनों तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग का विज्ञान है। देखिए यहाँ बोल दिया सीमित साधन, आवश्यकताएं अनंत और साधन क्या है, सीमित है, कौन कहा है, रॉबिन्स का है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है कि आपके पास धन है, धन है, अब आपको भूख लग गया, तो भूख लग गया तो बहुत सारी चीजें हैं खाने का ऑप्शन, या तो आप रोटी खा सकते हैं, या तो चावल खा सकते हैं, या तो आप समोसा खा सकते हैं, है ना, या तो जूस पी सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प है, रोटी, चावल, समोसा, जूस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कहता है कि सीमित साधनों, सीमित साधन का मतलब है धन, सीमित साधन जहां बोल दिया उसको रेफर कहाँ करता है, तो धन को करता है, ठीक है, यानी रुपया को, पैसा को करता है। उनके विकल्पिक प्रयोग का विज्ञान है। हम लोग क्या भी बोले कि धन को हम लोग अनेक प्रकार से खर्च कर सकते हैं। एक व्यक्ति भूखा है तो या तो रोटी खाएगा, या तो चावल खाएगा यानी भात खाएगा, ठीक है, या तो फिर क्या करेगा वो समोसा खा लेगा, समोसा जलेबी, ठीक है, या तो फिर क्या करेगा वो जूस पी लेगा,
तो यहाँ पर बहुत और भी विकल्प, लेकिन हम 4 विकल्प के बारे में जिक्र कर रहे हैं, चारों में से कोई एक समय में एक ही को खाएगा। ठीक है, तो धन वो वैकल्पिक प्रयोग का विज्ञान है। अब यहाँ पर कहता है इनके अनुसार अभाव को ही स्कैरसिटी कहा जाता है, यानी आवश्यकता की तुलना में हर एक व्यक्ति, सरकार, समाज के पास साधन जो होता है वो सीमित होता है। अर्थशास्त्र का मूल आधार तथा चयन इसकी प्रमुख समस्या है। देखिए, साधन सीमित है, साधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। अब इसमें क्या है कि मान लिया जाए मेरे पास 500 रुपया है, 500 रुपया है, और हमें क्या करना है कि कपड़ा खरीदने जाना है। तो जीन्स का जो दाम है, जीन्स का दाम मान लेते हैं वो 500 रुपया है, और टी शर्ट का भी दाम जो है, टी शर्ट का भी दाम जो है वो कितना है, 500 रुपया दाम। और मेरे पास कितना है, सिर्फ 500 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, या तो जीन्स खरीदेंगे या तो टी शर्ट खरीदेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक विकल्प को चुनेंगे, चलो भाई जीन्स खरीद लेते हैं, फिर नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे, टी शर्ट खरीद लेंगे। तो एक समय में हम एक ही चीज को खरीदेंगे, इसको हम विकल्प कहेंगे, क्या कहेंगे, और इसी का चुनाव बोला जाता है। क्यों हम चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। रॉबिन्स कहता है कि साधन सीमित है, और जब हमारे पास जो है रुपया जो है सीमित है, रुपया को हम लोग धन मानते हैं, ठीक है ना, रुपया हमारे पास सीमित है, और अनंत आवश्यकताएं, आवश्यकताएं एक परिवार का, एक व्यक्ति का अनंत है। जैसे जरूरी है रोटी, रोटी जरूरी है एक व्यक्ति को, क्या जरूरी है, रोटी, कपड़ा जरूरी है, उसका स्वास्थ्य जरूरी है, मकान जरूरी है, मकान जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, रिश्ता परिवार जरूरी है। बस समझ रहे ना। तो यहाँ तो आवश्यकताएं अनंत है। तो इस प्रकार वो खर्च करे कि यानी कौन सा विकल्प को सबसे पहले वो चुनेगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी कुछ विकल्प को इग्नोर करना पड़ता है और कुछ विकल्प को जो है चुनना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहता है रॉबिन्स कि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, यानी कोई विकल्प को हम चुन लेते, ठीक है ना। या तो बहुत जरूरी है, बच्चों की शिक्षा जरूरी है, उसका पोषण जरूरी है, ठीक है, उसका कपड़ा जरूरी है, घर जरूरी है भी नहीं, झुग्गी झोपड़ी में भी रह लीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है, उसका पोषण पालन पोषण करना जरूरी है, उसका संस्कार जरूरी है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई विकल्प को इसलिए बोल रहा है कि अनंत आवश्यकताएं हैं और साधन सीमित है, तो उनके वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है कौन, इकोनॉमिक्स, जिससे कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके। हम ऐसे विकल्प को चुनेंगे जिससे हमारी अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। जैसे हम बच्चों की शिक्षा पर अगर हम खर्च करते हैं और बच्चा कुछ कर जाता है, तो वह पेरेंट्स क्या होता है, बहुत ही संतुष्ट होता है। या कोई भी उपभोक्ता ऐसी चीज को खरीद लेता है जिसकी प्राथमिकता वो ज्यादा देता है, ठीक है, तो उससे उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। अब यहाँ बोल रहा है कि अर्थशास्त्र चयन के विज्ञान, क्योंकि अभी मैंने कहा कि मान लिया जाए एक व्यक्ति के पास 500 रुपया है, और जितना भी यहाँ विकल्प है सबका दाम 500 रुपया है, 500 रुपया है, ठीक है। मान लिया जाए जीन्स खरीदने वाला, लेकिन जीन्स जो है किस कलर का, लाल है, ब्लू है, ब्लैक है ना, मैरून है, सब जो है 500 का है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। इनमें से क्या करेगा, कोई एक ही को खरीदेगा। अगर ब्लू जीन्स खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं 3 विकल्प को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो इसी को बोला जाता है चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, तो चयन का विज्ञान है, कि नहीं एक को चुनना पड़ता है, क्यों, क्योंकि साधन सीमित, ठीक है, और ये सब इसका विकल्प है। तो इसलिए बोल रहा है वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। इसलिए अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, क्योंकि हमको चुनना पड़ता है। अब आगे हम लोग देखेंगे विकास संबंधी विचारधारा कौन दिया है। तो विकास संबंधी विचारधारा जो है पॉल सैमुअल्सन के द्वारा, प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। बोला अर्थशास्त्र की विकास की अवधारणा, ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो पॉल सैमुअल्सन दिया। ये कितना बार जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। बोला इस अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, विचारधारा, अर्थशास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का प्रयास ही नहीं। देखिए एक चीज और जोड़ दिया, रॉबिन्स ने तो कहा था कि सीमित साधन को असीमित आवश्यकता या अनंत आवश्यकताओं के वैकल्पिक प्रयोग का जो है संबंध अर्थशास्त्र है, लेकिन ये क्या कह दे रहा है, पॉल सैमुअल्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र करना नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस विषय का भी अध्ययन किया जाता है कि साधनों का विकास कैसे किया जाए, है ना, साधनों का विकास जो है कैसे किया जाए, सीमित साधन असीमित आवश्यकता के अलावे भी बोल रहा है इसके अंतर्गत इस विषय का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें साधनों का विकास कैसे किया जाए ताकि भविष्य की आवश्यकताओं की भी संतुष्टि किया जा सके। ये है पॉल सैमुअल्सन का जो है डेफिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पर भविष्य की चिंता ही कर रहा है कि
साधनों को कैसे विकास किया जाए ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा या संतुष्ट किया जा सके। तो सबसे बेटर डिफिनेशन तो पॉल सैमुअल्सन का ही है। रॉबिन्स का डिफिनेशन के अलावा यहाँ कुछ अटैचमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि और हर व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है। अगर भविष्य की चिंता पेरेंट्स नहीं करता तो अपने बच्चों को शिक्षित और स्वास्थ्य, उसका कपड़ा, उसका पालन पोषण, उसका संस्कार के बारे में नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं पॉल सैमुअल्सन का डिफिनेशन इज बेटर देन अदर इकोनॉमिस्ट। और पॉल सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र समस्त आर्थिक साधनों द्वारा मानव की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का अध्ययन, देख रहे हैं ना, पॉल सैमुअल्सन क्या कर रहा है, वर्तमान साथ ही भविष्य की चिंता कर रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्ट करने का अध्ययन अर्थशास्त्र को बताता है, जिसके अंतर्गत दुर्लभ और वैकल्पिक उपयोग के योग्य साधनों द्वारा मानव एवं समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है दुर्लभ, तो आवश्यकता की तुलना में व्यक्ति के पास पैसा कम हो रहा था, तब तो वो दुखी रहता है कि ये काम कर लेते, पैसा रहता तो ये कर लेते, ठीक है ना। अब उसी में पैसा जो सीमित है उसमें जो है इसके पास बहुत विकल्प है, क्रिकेट सेट का रूम बनावे कि ढलाई का रूम बनावे कि झुग्गी झोपड़ी बनावे, तो जिस तरह का उसके पास साधन उपलब्ध होता है उस तरह का विकल्प को वो चुनता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा है। देखिए अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान कहा गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों जो है ध्यान से सुनिए, है ना, वीडियो को अंत तक सुनिए। देखिए इस प्रकार गणितीय आर्थिक प्रणाली में आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती जाती है। बोल रहा है कि इस प्रकार गतिशील आर्थिक प्रणाली में यानी इकोनॉमिक सिस्टम में आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हाफ पैंट शर्ट दिया जाता है, जब बच्चा जो है छोटा होता है तो उसकी आवश्यकताएं भी कम होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे जो है उनकी आवश्यकताएं क्या होती चली जाती हैं, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि इसीलिए साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास साधन दुर्लभ है तो उसको हमें इफिशिएंट यूज करना चाहिए, विवेकपूर्ण यूज करना चाहिए। इसी के साथ साधनों का विकास भी करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 10th पास किया हुआ 100 बच्चा है, 100 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको जो है हम चुनने की आज़ादी देते हैं, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े या फिर साइंस पढ़े। तो ये सिर्फ फैकल्टी को चुनने से नहीं होगा, बल्कि आर्ट्स से संबंधित या कॉमर्स से संबंधित या साइंस से संबंधित विषय वस्तु पर उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, विकास करना होगा, विस्तार करना होगा, ठीक है ना। तभी जो है उसकी बोल रहा है ना कि निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकृति की यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान, कला अथवा विज्ञान एवं कला दोनों हो सकती है। यानी अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, कभी कभी तो लगेगा कि ये तो कला है ना। साथ ही कभी ऐसा पता चलता है कि दोनों तो मिला जुला है, ठीक है ना। तो ये जो है अर्थशास्त्र की क्या है, ये प्रकृति यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अतः अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें विज्ञान एवं कला के अर्थों को समझना आवश्यक है। चलिए समझते हैं बच्चों कि विज्ञान क्या है, ठीक है ना। तो विज्ञान जो है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप बात करें जीव विज्ञान, किसका, तो जीव विज्ञान में। उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान। उसके बाद कह सकते हैं रसायन विज्ञान में बांटा गया है, ठीक है। विज्ञान का डिफिनेशन क्या है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि विज्ञान क्या कह रहा है। विज्ञान का अर्थ क्या है, बोले कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान यानी ए से लेकर जेड तक उसका जो है प्रकृति और व्यवहार के बारे में अध्ययन करना ही क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहते हैं। जो वैज्ञानिक अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन या एलोकेशन, अन्वेषण एवं प्रयोग पर आधारित। विज्ञान में कोई भी प्रकृति को समझना तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करता है, अन्वेषण करता है, तब उसका प्रयोग करता है, ठीक है ना। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी घटना विशेष के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हुए इस घटना का विशेष क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, विज्ञान। अब यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे पानी को गर्म करने पर पानी का
वाष्प बनकर उड़ जाना, ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पानी का गर्म होना एक कारण है तथा पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना उसका परिणाम है। ये क्या कौन बताता है? तो विज्ञान बताता है। अब कला के क्षेत्र में कला क्या है? तो विचारों और भावनाओं को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना कला कहलाता है, ठीक है ना। यह कला का एक माध्यम है। और स्थापित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किसी कार्य को उचित प्रणाली के आधार पर करना ही कला है। किसी भी काम को नियम और सिद्धांत के जरिए अगर हम करते हैं तो वह कला है। जैसे मान लिया जाए हम लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान, तो ये क्या है? नियमों का किताब और सिद्धांतों का जो है किताब है, ठीक है, नियम और सिद्धांत। इसीलिए तो ये इसको कला के अधीन लाया जाता है। संविधान जो है क्या है? नियमों और सिद्धांतों का किताब है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ बोलता है कि उचित प्रणाली के आधार पर करना, किसका? नियम और सिद्धांत का, ठीक है, इसे कला कहा जाता है। और इस प्रकार नियमों और सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर उतारना ही कला है। जैसे मान लिया जाए सिर्फ किताब में नियम और कायदे लिखे हुए हैं, सिद्धांत लिखे हुए हैं, लेकिन अपना व्यवहारिक जीवन में उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोयला, झारखंड में जो है ना अभी जो है कोयला, ये क्या कर रहा है कि कोयला खनन और उत्खनन सिर्फ सरकार कर सकता है, सरकार किसी कंपनी के जरिए वो करवा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर खनन करके मार्केट में बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये इतना जानते हुए भी कि ये मनाही है, एक व्यक्ति वहां पर जो उत्पादन नहीं कर सकता, खनन नहीं कर सकता है, फिर भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नियम और सिद्धांत का व्यवहार में नहीं उतार रहा है, जिससे कि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, है ना। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कहता है, अर्थात विज्ञान के रूप में क्या है। यहाँ कहता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में विभिन्न आर्थिक घटनाओं के कारणों एवं परिणामों के बीच संबंध स्थापित कर उनकी क्रमबद्ध व्याख्या करता है। जैसे हम लोग जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी चाहे एमपी हो चाहे एफसी हो, जीडीपी दो तरीके से मेजर किया जाता है, हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको जो है वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन करके ही व्याख्या किया जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है मांग के नियम, ये भी आपको 12th में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें यह बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। देखिए इसका एक रूल है, इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इस चैप्टर का लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो बोलता है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। इसका भी जो है विज्ञान के तरीके से मापा जाता है। बोल रहा है कि अब यहाँ मूल्य वृद्धि कारण है, मूल्य वृद्धि क्यों होता है? तो साधनों का अभाव, साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि होती है तथा मांग में कमी उसका परिणाम है। इसी प्रकार पूर्ति के नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, सब 12th का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। जितना भी, चाहे मांग का नियम की बात करें, चाहे पूर्ति का नियम की बात करें, उत्पत्ति ह्रास नियम की बात करें, उत्पत्ति वृद्धि नियम, यहाँ बुद्धि लिख दिया, वृद्धि नियम होगा, है ना। फिर यहाँ उपयोगिता से रिलेटेड है, सब 12th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि पुनः अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में दो प्रकार का होता है। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र विज्ञान के आधार पर कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, एक है पॉजिटिव साइंस और एक है नॉर्मेटिव साइंस। तो यहाँ चलिए हम लोग जानते हैं पॉजिटिव साइंस क्या है। तो पॉजिटिव साइंस को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये बोले अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान के रूप में वस्तु स्थिति या घटना का वास्तविक अध्ययन करता है, यानी प्राइस कैसे बढ़ा इसका जो है यानी पुख्ता सबूत के साथ जो है अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि लगातार जो है चाहे एक सब्जी से लेकर के बड़े बड़े वस्तुएं का दाम निरंतर बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मुख्य कारण है साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये सब क्या है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का कारण है, ठीक है। अर्थात समाज में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वस्तु की स्थिति या घटना विशेष क्या है, यहाँ इस बात का अध्ययन नहीं होता कि क्या होना चाहिए, यानी पॉजिटिव साइंस में क्या होना चाहिए इस पर भी जो है अध्ययन नहीं होता है। उदाहरण के लिए यथार्थवादी विज्ञान केवल यह बतलाएगा कि यदि विष खा लिया जाए यानी विष पी लिया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ये बताता है कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। विज्ञान यह नहीं इंगित करता, नहीं यह नहीं बताता है कि विष खाना चाहिए अथवा नहीं, ठीक है। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वस्तु की गुण को बताता है, ठीक है ना, चाहे वो भोजन है, भोजन को खाने से मृत्यु होती है, लेकिन ये नहीं बताता है कि इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये नहीं बताता, लेकिन ये सब वस्तु का गुण और प्रकृति को बताता है। अब यहाँ अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान के रूप में इस बात का अध्ययन करता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर जो है
परंतु मूल्य घटना उचित है या अनुचित अथवा मांग बढ़ना उचित है या अनुचित, इस बात का एडम अर्थशास्त्र में नहीं की जाती। यानी एडम जो स्मिथ है वो जो अपने इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव साइंस को विश्लेषण किया है, व्याख्या किया है, उसमें इस चीज का जिक्र नहीं है कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी क्यों होगा, या वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग में वृद्धि होगी, परंतु इस मूल्य का घटना, मूल्य क्यों घटा इसके बारे में बताता ही नहीं, या अनुचित है कि उचित है, मांग बढ़ता है तो उचित है कि अनुचित है, इस बात का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ नॉर्मेटिव साइंस जो है क्या कहता है, यहाँ साइंस बोलिए चाहे इकोनॉमिक्स बोलिए चाहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि पुनः अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न आदर्शों एवं सुझावों को प्रस्तुत करता है। अच्छा, आदर्श किसको कहते हैं? जब सभी कोई उसे अपनी आदर भाव प्रेम देता है, उसके नियम और सिद्धांत को पालन करता है तो उसको आदर्श माना जाता है। ठीक है ना। तो कौन ये देता है? नॉर्मेटिव साइंस के द्वारा जो है विभिन्न आदर्शों एवं सुझावों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र यह बताता है कि आपकी असमानता को कैसे दूर किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि अभी देख रहे होंगे कि आय की असमानता जो है बहुत ज्यादा है, इसको कैसे दूर किया जाए? लोगों को रोजगार दे करके, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को रोजगार उन्मुख शिक्षा देकर, प्रशिक्षण दे करके। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि असमानता को कैसे दूर किया जाए, उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को कैसे सुधार हो आदि। इस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, समाज, राष्ट्र और व्यक्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है। कौन? नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, इसीलिए तो इसको नॉर्मेटिव कहा गया। इनका विचारधारा जो है क्या है, तो कैसे आय असमानता को दूर किया जाए, उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कैसे सुधार हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, समाज, राष्ट्र और व्यक्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, यदि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण में वृद्धि के कारणों का अध्ययन नहीं करे तो यह उजड़ जाएगा ना, उजाड़ एवं निष्फल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इकोनॉमिक्स का सीधा मतलब है कि आय समानता को कैसे दूर किया जाए, उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में सुधार कैसे हो, इस पर जो है इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम लोग एकदम निचोड़ में आ गए हैं, निष्कर्ष में आ गए हैं, कंक्लूजन में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी और आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी और आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। अर्थशास्त्र एक यथार्थवादी विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है। ठीक है ना। अब बोलता है क्योंकि यह आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम का क्रमबद्ध अध्ययन करके मानव कल्याण में वृद्धि करने के विभिन्न उपायों को अध्ययन कराता है। ठीक है, यह प्रस्तुत करता है। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।